क्या आप जानते हैं कि ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो हमारे पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रही है। आखिर 2020 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ऑटिज्म के मामलों में बड़ा उछाल आया? क्या ये टेक्नोलॉजी का वो जाल है जिसमें बच्चे जकड़े हुए हैं, या माता पिता की लापरवाही है, या फिर खाने में मिला वो जहर जो माता पिता अपने बच्चों को दे रहे हैं और उन्हें पता नहीं? क्या ये बच्चे जिनकी मानसिक स्थिति को हम आज स्वस्थ कहते हैं, क्या ये कभी बड़े इनोवेशन कर पाएंगे? क्या हम ये मान लें कि हमारा भविष्य अंधकार है, या एक ऐसी महामारी की शुरुआत है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? क्या हमारा भविष्य सच में खतरे में है या सिर्फ बदलने वाला है? मैम, जैसे हमें पता है कि आजकल कई सारी बीमारियां बच्चों में फैल रही है, तो उसी में से एक बीमारी ऑटिज्म का की है। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मतलब अगर सरल शब्दों में कहा जाए इसको, तो दिमाग के विकास संबंधी समस्या होती है। मोस्टली हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो जो बेसिक कंप्लेंट्स लेके आते हैं, उसमें ये रहता है कि हमारे बच्चा में स्पीच नहीं है। अगर स्पीच है तो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स को यूज़ करता है। बच्चा हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं होता है। जैसे कि हमने जब हमसे कोई चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा है, हमसे उतना प्यार से बात नहीं कर रहा है, अलग रहना ज़्यादा पसंद करता है, अलग खेलना ज़्यादा पसंद करता है। उसमें कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी होते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर्स मतलब एक ही जगह पर गोल-गोल घूमता रहेगा, हैंड क्लैपिंग करेगा, अपने हाथों को आँखों के सामने लाके इस तरीके से एक्शन करेगा, एक ही जगह पे बार-बार जंप करेगा। तो इससे उसको क्या होता है ना, काफ़ी कम्फर्ट महसूस होता है। तो ये चीज़ें वो करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो रहती है बेसिक कंप्लेंट्स, ये पेरेंट्स हमारे पास लेकर आते हैं। और ऑटिज़्म के जो सिम्पटम्स होते हैं वो 1 साल के बाद बच्चों में दिखने शुरू हो जाते हैं। जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तब बच्चे की एज या तो 2 साल या 3 साल होती है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा-सा अलग है। मैम, एडीएचडी क्या होता है? एडीएचडी को कहा जाए तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मोस्टली लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि एडीएचडी और ईएसडी यानी कि ऑटिज्म दोनों एक है, बट दोनों एक नहीं है, क्योंकि एडीएचडी में क्या होता है ना, ठीक होने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑटिज्म। और इसमें बस प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे को अटेंशन में ज़्यादा दिक्कत आती है और बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव। बाकी इसमें ज़्यादा बच्चे में बिहेवियर इश्यूज नहीं होते, अदर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होते। तो ये ऑटिज्म के कंपैरिजन ज़्यादा क्योरेबल है। मैडम, एक बच्चे को ऑटिज्म है तो क्या उसे एडीएचडी भी हो सकता है? हाँ, अगर एक बच्चे को ऑटिज़्म है, तो उसको एडीएचडी भी हो सकता है। जैसे कि जो सिम्पटम्स होते हैं बच्चों में, जो एक बच्चा है उसमें इन दोनों के सिम्पटम्स हो सकते हैं। लाइक उसका अटेंशन का भी प्रॉब्लम है, बच्चे में बिहेवियर इश्यूज़ भी हैं, बच्चे में सोशल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लो है। तो इस तरीके से जब उनके सिम्पटम्स को देख के ये चीज़ डायग्नोज़ करते हैं कि बच्चे में एडीएचडी भी है और ईएसडी भी है बच्चे में। मैडम, ये जो डिसऑर्डर है, ये बच्चों में जन्मजात होता है या फिर 2-3 साल बाद दिख सकता है? हाँ, ये दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये जेनेटिक भी होते हैं, वो कई बार हम 1 या 2 साल तक हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसके बाद ये सिम्पटम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। कई बार पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मैम 1 से 2 साल तक हमारा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ-कुछ वर्ड्स भी बोलता था, चीज़ें समझता था, लेकिन सडन जो उसका बिहेवियर था, वो एकदम से चेंज हो गया। उसने सुनना बंद कर दिया, हमारी बातों पे ध्यान देना बंद कर दिया है। उसका बिहेवियर में सडन काफ़ी चेंजेस आएगी। तो ये जो सिम्पटम्स होते हैं ये बाय बर्थ भी हो सकते हैं और कुछ टाइम बाद बच्चे में ये चीज़ें दिखाई दी होती हैं। आजकल जो बेसिक कंप्लेंट्स आती है, लाइक न्यूक्लियर फैमिली का काफ़ी टाइम है ना? पेरेंट्स बच्चे को बेड के सहारे छोड़कर चले जाते थे। इसमें क्या होता है ना, बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन ज़्यादा मिल नहीं पाता है, सोशली वो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं। बेड का ये रहता है कि 2 बजे बज गए, बच्चे को खाना दे दिया, 5 बज गए, बच्चे को स्नैक्स दे दिए, ये टाइम इसके सोने का है, तो बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है वो हो नहीं पाता है। तो जैसे पहले हम लोग के टाइम पे होता था, दादा-दादी के साथ रहते थे, बातचीत करते थे। ज़्यादा ये तो आजकल एक फ़ोन आ गया है, बच्चों को मोस्टली फ़ोन देख के हम खाना खिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे के वेट पर काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। और जब तक वो ये चीज़ें समझ में आती है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। पेरेंट्स से रहने के बाद में तो बोलता ही नहीं है, या बोलता है तो बहुत कम बोलता है, क्योंकि आपने उसको वो चीज़ दी ही नहीं है ना। आप बच्चे से बात ही नहीं कर रहे। बच्चे को आप पेरेंट्स पूरे टाइम बिज़ी रहते हैं, तो बच्चे से वो इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं।
अच्छा मैम एक बात बताइए, जैसे कि ऑटिज्म का एक टाइम के बाद इलाज पॉसिबल ही नहीं होता और अगर होता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा है? अब बिल्कुल होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हर चीज़ सीखने की एज होती है। अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो मुझे उसे कंट्रोल करने में ज़्यादा आसानी होगी। बच्चे मेरी चीज़ें जल्दी सीख पाएगा। बच्चे की कोई भी हैबिट बहुत लंबे टाइम तक नहीं बनी रहेगी उसमें। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, बच्चे का वज़न बढ़ता है, तो बच्चे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो उसकी जो एज है उसके हिसाब से वो उन हैबिट्स की जो होता है हैबिचुअल हो जाता है काफ़ी हद तक। तो उसको छुड़ाने में हमें काफ़ी समय लगता है। जब हम बच्चे को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें मारता है, काटता है, धक्का देता है। तो मीन्स उसके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है कि मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि अब वो उसका कम्फर्ट ज़ोन बन जाता है। बड़े बच्चों को सिखाना ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू छोटे बच्चे। मैम एज़ अ पेरेंट्स हम ये कैसे पहचानें कि हमारे बच्चों में ऑटिज़्म या एडीएचडी है? देख, क्या होता है ना, अगर हमारा बच्चा बाकी बच्चों से अलग है, थोड़ा बहुत डाउट तो हमें पेरेंट्स को पता ही चल जाता है। क्योंकि पेरेंट्स या कहा जाए मदर 24 घंटे बच्चे के साथ रहती है, तो मदर को सबसे पहले ये चीज़ समझ में आती है कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ा-सा अलग है। लेकिन जब उनको वो हमें सिम्पटम्स बताती है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा डायग्नोस कर पाते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे में जो स्पीच है, वो बहुत डिले है, एज एप्रोप्रिएट नहीं बोलता है, बच्चा अटेंशन नहीं देता है, बच्चे को बुलाते हैं तो वो सुनता नहीं है, पेरेंट्स से उसको ज़्यादा लगाव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो इसके अंदर आती हैं। मैम कभी-कभी क्या होता है कि 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं तो वो भी तुतलाते हैं। तो क्या ये तुतलाना स्पीच डिले की वजह से होता है? नहीं, तुतलाना स्पीच डिले में नहीं आता है, तो ज़्यादा आता है स्टैम्पलिंग में। बट डिपेंड करता है स्टैम्पलिंग का कारण क्या है। कई बार ये होता है कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। लाइक जब बच्चा ज़्यादा शरारत करता है तो आपसे टास्क टूट पे बंद कर देंगे या बहुत ज़्यादा डांट देंगे, तो वो चीज़ें बच्चे के ब्रेन पर काफ़ी इफेक्ट करती हैं। उसके कारण भी बच्चा क्या होता है, हकलाने लगता है, तुतलाने लगता है। या बच्चे का जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं, आर्टिकुलेटर्स मीन्स बोलने के लिए जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक टंग, टीथ, पैलेट, लिप्स, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बाय बर्थ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ये चीज़ जेनेटिक तो नहीं है, पेरेंट्स में किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कि बच्चा तुतला रहा है और उसका रीज़न क्या है। और तुतलाना, अगर बच्चा सिर्फ तुतला रहा है तो वो ऑटिज़्म का पार्ट नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या ये डिसऑर्डर मैम कुछ बच्चों पे ज़्यादा और कुछ बच्चों में कम हो सकता है? हाँ, ये ऐसा होता है कि किसी बच्चे में ये जो ऑटिज़्म के सिम्पटम्स होते हैं ज़्यादा सीरियस होते हैं और किसी में कम सीरियस होते हैं। ये उनके लेवल के हिसाब से डिपेंड करती है। तो इसमें लेवल्स कहीं पहले होता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन ये होता है कि अगर हमने बच्चे की थेरेपी नहीं कराई तो बच्चा ऑटिज़्म में जा सकता है। अगर हमने उस पे काम किया है तो वो एक नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका माइल्ड लेवल, फिर मॉडरेट, सीवियर और उसके बाद आता है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड लेवल वो होता है जिसमें हम बच्चे पर अब कुछ ठीक उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। मैम सीवियर कंडीशन में कितना चैलेंजिंग हो जाता है जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ऑटिज्म की बीमारी है उनको दोबारा बनवाने में? सीवियर में चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, लेकिन उसका ठीक होना बच्चे की एज पर भी डिपेंड करता है कि हमें जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो हमने किस एज में डायग्नोस कर लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उसके ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है, उसमें सीवियर लेवल के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि बच्चे का एज, वेट, बच्चे का एक रूटीन, वो सारा बिल्कुल फिक्स हो जाता है, तो उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैम कभी-कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो 3 से 4 साल तक बोल नहीं पा रहा गया, तो हमारी सोसाइटी की एक थिंकिंग होती है कि ये बच्चा या तो मानसिक रूप से कमजोर है या इसे कोई दिमागी बीमारी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडियन सोसाइटी में आज भी ऐसा होता है कि अगर बच्चा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा भी अलग है, चाहे वो बिहेवियर में हो, चाहे वो दिखने में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो उसको एक अलग कैटेगरी में वो लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चे से अलग है। अगर दिमागी रूप से थोड़ा सा कमज़ोर है तो ये पागल है या मानसिक रूप से कमज़ोर है, ऐसा कहा जाता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी के कारण, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनके दिमाग में यही चीज़ है कि अगर बच्चा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग है तो बच्चा पागल है, बच्चा अलग है, बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि बच्चे ठीक भी हो सकते हैं। तो वो हमें नॉर्मल लाइफ देनी है,
इन्हें नॉर्मल सोसाइटी के साथ जोड़ना है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि अवेयरनेस की कमी के कारण। मैम, गवर्नमेंट क्या ऐसी योजनाएं या अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है जिससे कि हम लोगों को इस बीमारी के प्रति अवेयर कर सकें? बिल्कुल, गवर्नमेंट चला रही है, इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो लोगों ने इसको एक बिज़नेस बना के रखा है। गवर्नमेंट उसकी एनजीओ भी प्रोवाइड करती है, वहाँ जाके वो बहुत ही कम पैसों में या फ्री ऑफ कॉस्ट जाके थेरेपी लें। उनके लिए पेरेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जहाँ पर वो पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि घर पे वो किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करेंगे, बच्चों पे वो क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, जिससे बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करे। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ को लेके, बस हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। मैम, जैसे स्कूल में ये होता है कि एक बच्चा जो कि बहुत फास्ट चीज़ों को सीख जाता है और दूसरा बच्चा जो कि बहुत स्लो स्लो चीज़ों को सीखता है, लेकिन टीचर को ये लगता है कि बच्चा चाहे लापरवाही कर रहा है या फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं है, और इसको लेकर वो टीचर जो होते हैं बच्चों के साथ मारपीट कर देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे में टीचर्स कैसे पहचाने कि जो बच्चा ये कर रहा है अपनी मर्जी से नहीं, उसको डिसऑर्डर कर रहा है। इसके बारे में कहना है। नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा स्लो रहेंगे चीज़ों को सीखने पे, चीज़ों को समझने में। तो उस टाइम टीचर का ये रहता है कि आइडेंटिफाई करे। और आजकल जैसे आपने पहले पूछा था मुझसे कि गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ें निकाली है, तो आजकल गवर्नमेंट ने हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किया हुआ है ताकि इन स्पेशल बच्चों को वो पढ़ाए। और कोई भी स्कूल वाला इन स्पेशल बच्चों को एडमिशन देने के मना नहीं कर सकता है, उन्हें एडमिशन देना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। इसलिए गवर्नमेंट ने हर स्कूल में स्पेशल टीचर अपॉइंट किया हुआ है ताकि वो उन्हें स्पेशल तरीके से चीज़ें सिखाए और एक नॉर्मल जो बच्चों की तरह उन्हें चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ाए। जैसे अभी आप कहा जाता है समावेशी शिक्षा का अभियान गवर्नमेंट ने चलाया है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा का अधिकार है, सभी बच्चे साथ में पढ़ेंगे और साथ में ही आगे बढ़ेंगे। मैम, जैसे एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है, उसके साथ पारिवारिक और सामाजिक तौर पर दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ ही भेदभाव भी किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? हाँ, अगर बच्चे ऑटिज्म या एडीएचडी से प्रभावित है तो उसके साथ स्कूलों में भी, सोसाइटी में भी, परिवार में भी भेदभाव होता है। बस ये है कि पहले ज़्यादा होता था, अब कम होता है, लेकिन होता अभी भी है। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्योंकि ये बच्चे इतने मासूम होते हैं कि बोलकर नहीं बता पाते कि हमारे साथ क्या हुआ है। कई बार स्कूलों में इन्हें पेट के सहारे छोड़ दिया जाता है, इनमें प्रॉपर काम नहीं होता, लास्ट बेंच पे बिठा दिया जाता है। और जब पेरेंट्स इनसे पूछते हैं तो उनका एक ही आंसर रहता है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, इसलिए आपका बच्चा नहीं कर रहा है। तो उससे वो लोग कुछ एफर्ट नहीं डालते हैं। सोसाइटी में भी ये चीज़ आती है कि जो दूसरे लोग पेरेंट्स होते हैं वो इन बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं कि अरे आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा भी ये चीज़ सीख जाएगा। उसको ये नहीं सिखाते अपने बच्चे को कि नहीं, इन बच्चों को प्रॉब्लम है तो क्यों प्रॉब्लम है और हमें इन बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। वो इसको सिखाने को छोड़कर ये चीज़ पे ध्यान देते कि कहीं हमारा बच्चा भी इनकी जैसे ना बन जाए, या ये चीज़ें ना सीख जाए। तो भेदभाव तो अभी भी हो रहा है, इसलिए अभी भी काफ़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी। मैडम, कोई ऐसी सिस्टम है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर थेरेपी सेंटर के माध्यम से कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको ये बताया जा सके कि ऐसे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनको कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए? ऐसे कोर्सेज भी होते हैं, उनके लिए मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स टीचिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट करती है, जिसमें जब वो लोग पार्टिसिपेट करके ये सीख सकते हैं कि इन बच्चों को हमें कैसे ट्रीट करना है, घर के एटमॉस्फेयर में क्या क्या बदलाव करने हैं जिससे इन बच्चों को सीखने में ज़्यादा सहूलियत मिले। हम लोग भी जब बच्चों को सिखाते हैं तो पेरेंट्स को गाइड करते हैं पूरी तरीके से कि घर पे आपको क्या क्या चीज़ें करानी है, क्योंकि हमारे पास बच्चा 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा रहेगा, लेकिन बाकी के टाइम बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने होता है। उनको गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे को कैसे ट्रीट करें। अगर कोई बच्चा आपके पास आता है मान लीजिए, तो उस बच्चे को आप कैसे ट्रीट करते हैं और आपका क्या पूरा प्रोसीजर रहता है? जब पेरेंट्स अपने बच्चे को एक प्रॉब्लम के साथ हमारे पास लेकर आते हैं तो उनका कोई मेडिकली टेस्ट नहीं किया जाता, ये सिम्टम्स को देखकर हम उनका डायग्नोज करते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है और किस लेवल की है। कई बार पेरेंट्स को ये चीज़ शिकायत होती है कि हमारे ही बच्चे को क्यों ये प्रॉब्लम आई, हमारी फैमिली में सब बच्चे नॉर्मल हैं, डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, तो हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम क्यों आई। उसके लिए हम लोग कुछ मेडिकल टेस्ट उन लोगों को बोलते हैं करने को, जैसे डीएनए टेस्ट हो गया। फैमिली में हस्बैंड या वाइफ किसी की भी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी,
कई बार उनका कहना ये होता है कि नहीं, इसके दादा-दादी तो नॉर्मल है, नाना-नानी भी नॉर्मल है, हस्बैंड-वाइफ हम दोनों भी नॉर्मल है, फिर बच्चे में ये दिक्कत क्यों है? कि ये जो प्रॉब्लम होती है 5 पीढ़ी तक में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। बट हस्बैंड हो या वाइफ हो कि 5 पीढ़ी में तो किसी को ये दिक्कत नहीं थी। अगर किसी को भी ये दिक्कत है तो बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बच्चे की बर्थ क्राई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब बच्चा होता है तो बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा नहीं रो रहा है मतलब उसके ब्रेन तक जो होता है ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। और जब अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो तो ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट डैमेज होता है। इसी तरह बहुत बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके कारण बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। दैट्स वाई हम कई बार की मेडिकल हिस्ट्री सारी जानते हैं कि बच्चे में प्रीनेटल हो गया मतलब बच्चे के जन्म के पहले मदर डिप्रेशन में तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं लेती थी, कोई अल्कोहल तो नहीं लेती थी, स्मोकिंग तो नहीं करती थी। तो ये सारी चीज़ें नेटल मतलब होता है जन्म के समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी डिलीवरी के टाइम पे। पोस्ट नेटल में आता है जन्म के बाद। जैसे कई बार होता है कि बच्चा होने के बाद उसे आईसीयू में रखा जाता है या मेनिंजाइटिस हो जाता है या पीलिया हो जाता है। तो उस टाइम पे बच्चे को कई बार हाई डोज की मेडिसिन दी जाती है, उसके कारण भी बच्चे में ये चीज़ें आ सकती हैं। आजकल का कारण कहा जाए तो फ़ोन, मोबाइल से ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। आज की सोसाइटी में आप देखोगे तो 10 में से 1 बच्चे में कोई ना कोई बिहेवियर इश्यू आ गए हैं। फ़ोन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, जिसके कारण क्या होता है, आज का जो होता है कि बाहर खेलना बच्चों ने छोड़ ही दिया है। फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, खुद फ़ोन देते हैं अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है। लाइक राइम्स देख रहा है या बॉडी पार्ट देख रहा है, एजुकेशनल वाली चीज़ें देख रहा है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस टाइम पे बच्चे का बाहर खेलना, लोगों से इंटरैक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें वो बाद में भी सीख जाएगा। तो इसके कारण बच्चों में चिड़चिड़ापन आ रहा है, फ़ोन को लेके ज़िद आ रही है। उन्होंने क्या बोलते हैं सोशल एक्टिविटी उनकी तो पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो ये चीज़ें तो उनके बिहेवियर में काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। पैक्ड फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, आजकल घर का खाना लोग कम ही खाते हैं। बच्चों का ये हो गया सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा। तो ये जब ज़्यादा मात्रा में हम लोग खाते हैं तो इसका भी इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है। इससे हमारा मेमोरी लॉस होता है, हमारी मेमोरी काफ़ी वीक हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखेंगे आप बचपन में बच्चों का मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का ग्रोथ होती ही नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चों के आज के जो बिहेवियर पे इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हमारे पास एक ऑटिस्टिक या एडीएचडी बच्चा आता है तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है, वो होती है उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ही उसकी हाइपरनेस रिड्यूस होगी, उसका सिटिंग आएगा, जो उसके बिहेवियर्स हैं वो काफ़ी हद तक ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप बच्चे की जो बेसिक्स आप स्टार्ट करते हैं वो होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिर स्पीच थेरेपी और फिर एबी। ये 3 थेरेपी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। मैम थेरेपी किसी की ज़्यादा चलेगी और किसी की कम चलेगी, ये किस बात पर निर्भर करता है? जैसे आपने पूछा कि ये जो थेरेपीज़ है ये किसी की ज़्यादा लंबे तक चलती है, किसी की कम समय में होती है। ये 2 चीज़ों पे मैटर करता है। पहला कि बच्चे की एज क्या है, बच्चे का लेवल क्या है, और थर्ड चीज़ होती है घर पर बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाए। कई बार पेरेंट्स का ये रहता है कि हमने आपकी बात छोड़ दिया है, अब आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कंप्लेंट होती है कि मैम हमसे तो करता ही नहीं है, हमारे घर में 10 काम होते हैं, पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं घर का काम करूँ या बच्चे को देखूँ। तो ऐसी बहुत सारी बेसिक कंप्लेंट्स लेके आते हैं। तो अगर आप घर पे बच्चे में काम ही नहीं करोगे तो बच्चे को सीखने में ज़्यादा समय लगता है। लेकिन बच्चे की एज 5 साल से कम है, बच्चे का लेवल भी माइल्ड टू मॉडरेट है, घर पे भी पेरेंट्स उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो दादा दादी हो, मम्मी हो या पापा हो, सब मिलके ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चे की ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आजकल पेरेंट्स में रहता है कि एज अ फादर कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कमा के ला रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूँ, आप जाओ। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर बच्चा आप दोनों का है तो आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप दोनों को ही बच्चे के साथ काम करना पड़ेगा। वो समझना बहुत ज़रूरी है अपने सोसाइटी में। मैम ये जो ट्रीटमेंट होता है ये सिर्फ थेरेपी से ही पॉसिबल है या फिर मेडिसिन के जरिए भी बच्चों का इलाज किया जा सकता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? ऑटिज्म और एडीएचडी का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ थेरेपी बेस्ड ही होता है, इसके लिए कोई मेडिसिन बनी ही नहीं। अगर किसी बच्चे को मैडम ये ऑटिज्म निकले तो सही थेरेपी सेंटर का कुछ चुनाव किस? ये तो सेंटर पर जाकर ही हमें पता चलेगा कि आजकल जो व्यूज़ होते हैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं वो कई बार फेक भी होते हैं। आप जाकर ही वहाँ पर अच्छे से पता कर सकते हैं कि वहाँ पर जो स्टाफ है, जो लोग थेरेपी दे रहे हैं, वो वेल एजुकेटेड है या नहीं है। वहाँ पे सक्सेस रेट कितना ज़्यादा है, कितने बच्चे ठीक होके जा चुके हैं।
वहाँ पे जो स्टाफ है, जो थेरेपिस्ट है, उनका पेरेंट्स के साथ जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो पेरेंट्स को पूरी तरीके से गाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि प्रॉब्लम को सुनकर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है एक अच्छे सेंटर के लिए। जैसे हमारा जो सेंटर है किड्स केयर रिहैबिलिटेशन सेंटर, यहाँ पर काफ़ी बच्चे ठीक होकर जा चुके हैं। कुछ अपने यहाँ के हैं और कुछ बाहर के भी हैं। आजकल के जो सेंटर्स हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए कि लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। लोगों को लगता है इस काम में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण से वो लोग इस फील्ड में आ गए हैं। लाइक क्या होता है ना, एक ऑटिस्टिक बच्चा हो या एडीएचडी बच्चा हो, तो वो कम से कम 2 या 3 थेरेपी की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने आपको बताया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, स्पीच थेरेपी हो गई, ईबीए हो गया। तो हर थेरेपी का वो इतना ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, लाइक सिंगल थेरेपी के 15,000 ले रहे हैं या 10,000 ले रहे हैं। तो अगर उन लोगों ने 3 थेरेपी कराई है, तो 25 टू 30,000 तो ऐसे ही होगा, जो एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी अर्निंग होती है। उनके लिए ये अफ़ोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या करते हैं, या तो वो 1-2 महीने बहुत मुश्किल से थेरेपी कराते हैं, और क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इस पर 1-2 महीने नहीं, कभी सालों तक की ज़रूरत होती है, तो इतना वो अफ़ोर्ड कर नहीं पाते। या तो वो 1-2 महीने थेरेपी लेने के बाद ये चीज़ बंद कर देंगे, या वो थेरेपी लेते ही नहीं। हमने यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रखा है कि जो नॉर्मल पर्सन है, एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन भी इसे अफोर्ड कर सके। तो हमने फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, कई बार वो खुदाई करने वाले, ठेला लगाने वाले, मजदूर हो गए, या जूस है जिनकी जूस का ठेले की दुकान है, वो लोग भी आते हैं, ऑटो वाले। अगर हम इनसे 20 to 25,000 रुपीज़ लेंगे, इतने तो इनकी शायद मंथली इनकम भी नहीं होती है। दैट्स व्हाई हम इनसे काफ़ी कम, या कहा जाए तो ना की बराबर ही चार्ज लेते हैं, क्योंकि इन बच्चों को भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का हक है। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है तो इन बच्चों की थेरेपी ही ना हो। दैट्स व्हाई हम इनको बहुत ही कम पैसों में थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, और ये चीज़ हमारे यहाँ सभी पेरेंट्स के लिए है। हमें सभी का जो चार्ज है वो बहुत ही कम रखा है, जिसमें उनकी सारी थेरेपी कवर अप हो जाए और उनको ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 महीने हमने थेरेपी ली, 2 महीने की, और बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया। दैट्स व्हाई जो चार्ज है वो हमने बहुत ही रीजनेबल रखा है। आजकल के सेंटर्स में हो रहा है, ये चीज़ हो रही है कि बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ऑटिज़्म के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बिज़नेस माइंड से इस चीज़ को बना लिया है कि जिन्हें, जहाँ के ओनर्स हैं, उन्हें बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ का, फिर भी वो सेंटर रन कर रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और पेरेंट्स को जब तक ये चीज़ रियलाइज़ होती है, तब तक बच्चे की जो एज है वो निकल जाती है। मतलब बच्चे की जो सीखने की क्षमता है, बच्चे का जो एक गोल्डन पीरियड है वो जा चुका होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप भी, जब भी आप किसी भी सेंटर पे जाते हैं, तो वहाँ का जो भी ओनर है, आप उनकी एक बार डिग्री ज़रूर चेक करें कि उन्हें इस फील्ड का कितना नॉलेज है। वो बिज़नेस माइंड से तो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपर वो बच्चों में काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके बच्चों के भविष्य का। आजकल कई सेंटरों पे ये भी हो गया है कि बच्चे को प्रॉब्लम एडीएचडी की है, और बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो ऑटिज़्म वाला दिया जा रहा है, क्योंकि ऑटिज़्म में भी जो थेरेपी होती है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म की होती है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो सिर्फ मनी मेकिंग के लिए, पैसा कमाने के चक्कर में, वो बच्चे का डायग्नोज पेरेंट्स को गलत बताते हैं कि आपके बच्चे को एडीएचडी नहीं, ऑटिज़्म है। इससे वो इसकी थेरेपी लंबे समय तक लें और पैसे को कमाएं। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आप बच्चे का जो डायग्नोज प्रॉपर सही जगह से कराएं, बच्चे की प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई करें, और उसी चीज़ का ट्रीटमेंट दें जो बच्चे को प्रॉब्लम है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे ठीक होकर जा चुके हैं, कुछ अपने यहाँ के हैं और कुछ बाहर के भी हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे एक पेशेंट आए थे, जो उनका बच्चा था वो वाइट लेवल पे था, उन्होंने 1 साल थेरेपी ली, उसके बाद बच्चा काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया और वापस से जाके ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए। हमारा मेन काम ही यही है कि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो हमारा यही, बच्चे को जितनी जल्दी से जल्दी ठीक करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक मेरे पेशेंट से दुबई से थे, जिनका कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ था, उन्हें मैंने थेरेपी दी। 1 साल में ही बच्चे में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट था, क्योंकि मैंने पेरेंट्स को भी साथ में गाइड किया था कि आप घर पे कैसे कराना है। 1 साल की थेरेपी के बाद वापस से दुबई शिफ्ट हो गए हैं। इस तरीके से ये होता है कि आप पेरेंट्स को कितना सिखा रहे हो, कि मेन बच्चे की टीचर वही है। आप उनको जितने अच्छे से गाइड करोगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको सेंटर्स पे ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो थेरेपिस्ट हैं वो हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, और हमारा सक्सेस रेट कितना ज़्यादा। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस था
जो बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन आपने सक्सेसफुली उस बच्चे को ठीक कर दिया हो। मेरा एक पेशेंट था, वो काफ़ी सीवियर लेवल का था। खुद को काटना, खुद को मारना, पेरेंट्स को मारना, चीज़ें उठा के फेंक देना, अपने आप को हर्ट करना, इस लेवल के उसमें बिहेवियर इश्यूज़ थे। लेकिन 2 साल की थेरेपी के बाद उसमें इतना हो गया है कि उसने लोगों को मारना, खुद को मारना ये पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आज वह एक नॉर्मल स्कूल में जाके नॉर्मल लाइफ जी रहा है, नॉर्मल बच्चों के साथ बैठता है, घर में आके जो अपने बेसिक रूटीन के काम है, वो उनसे कर रहा है, बेसिक चीज़ें अपनी बोल पा रहा है। इस लेवल पे वो आ गए। हमें भी देख के खुशी होती है कि हमारी इतनी मेहनत करने के बाद बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ऑटिज़्म में केस इसलिए बढ़ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा तो एक फ़ोन का यूज़। पहले क्या होता था कि एक घर में सिर्फ एक फ़ोन होता था। आज के टाइम पे अगर 4 लोग हैं तो घर पे 4 मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, रेडिएशन ये काफ़ी बढ़ गया है। बच्चों का सोशलाइज़ेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बच्चे घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ना फ़ोन चलाना, टैब चलाना, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, ये उन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू बाहर खेलना। पैक के फूड ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। आजकल का खान-पान जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी, पहले हम लोग भी जब हमारे पेरेंट्स खाना बनाते थे तो हम लोग रोटी खा लेते थे। चाय के साथ रोटी खा लेंगे, पराठे खा लेंगे, लेकिन अब बिस्किट्स में इतनी सारी वैरायटी आ गई है। बाहर का खान-पान इतना ज़्यादा हो गया है कि उनमें केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इससे शुगर और नमक इन दोनों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके ऊपर से हमारा बाहर खेलना वो बहुत ही कम है या ना के बराबर है। जब फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती तो ये चीज़ें हमारी बॉडी से बाहर निकल भी नहीं पाती हैं। इसके कारण क्या होता है, इसका सारा इफेक्ट हमारे ब्रेन पर पड़ता है। तो इसलिए आज के टाइम पे कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को घर का ही खाना दें, मोबाइल फ़ोन, टीवी का यूज़ कम से कम हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, उनके साथ खेलें, उन्हें बाहर घुमाने ले जाएँ। घर में दादा-दादी, नाना-नानी का होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिले जो हमें भी मिला।